जो भी बजट आया है उसे आम पब्लिक रास्ते में टीवी लगा करके लाइव देखा है। बजट पास होने के बाद उसका असर कुछ बंगाल चुनाव में देखने को आएगा। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाएगी नहीं, विसर्जन करेगी। कि ममता दीदी के आने के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों का जिस प्रकार से जीवन और भी दुर्बल हो गया, यहाँ के माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ के रोजगार धंधे सुरक्षित नहीं है, यहाँ के व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के उद्योग नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बजट नहीं आता है, युवाओं के लिए बजट नहीं आता है? तो हमारे काम किया गया महिलाओं हम अगर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए काम नहीं हुआ रहता ना, तो हम हैट्रिक नहीं मारते। ममता बनर्जी जिस दिन सत्ता में आई उसी दिन भवानीपुर थाना में जाकर गुंडों को छुड़ाई, पुलिस के मुंह पर उसी दिन उन्होंने तमाचा मार दिया। जैसे माँ काली का विसर्जन होता है ना, माँ दुर्गा का विसर्जन होता है ना, तो 2026 में ममता बनर्जी का विसर्जन होगा। तो बजट पेश होते ही मांगे हैं आम जनता के बीच, तो जानते हैं कि बजट पेश होने से इनकी क्या राय है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। सर बजट पेश होने से जो है काफ़ी जनता जो है इसी के इंतज़ार में रहती है कि भाई क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, नया सरकार क्या करने वाली है हमारे लिए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बजट में क्या हुआ है आम जनता के लिए? देखिए 2014 से जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, अब तक का जो बजट रहा है वो देश की जनता के लिए रहा है, महिलाओं के लिए रहा है, युवाओं के लिए रहा है, रोजगार के लिए रहा है। तो 2014 के बाद देश की जनता बजट देखी है और बजट को लेकर के समझा है। बजट लाइव 2014 के बाद हम लोग भी देख रहे हैं और जगह जगह टीवी लगा करके लाइव बजट देखा जा रहा है। ये 2014 के बाद हमें देखा गया है कि परिवर्तन हुआ है ये चीज़। तो बजट जो आया है और जो बजट इससे पहले भी आया रहा है वो देश की जनता के बारे में सोचते हुए, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों की सोचते हैं और हर समय एक ही बात कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, सेल्फ सबसे लास्ट में है, पार्टी नेक्स्ट है। महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के जो बजट आज तक आया है वो देश की जनता के लिए आया है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो देश के बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं। अभी तो जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो है ये भी बयान आया कि हम अब नंबर गेम नहीं खेलेंगे, हम सिविलाइजेशन पे ध्यान देंगे। लेकिन जब बजट पेश किया गया तो वहाँ पे ना महिलाओं की बात की गई है, ठीक है, सिंदूर 2.0 हुआ है अभी हाल ही में, तो उसके लिए भी अगर हम देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों को हमारी तरफ से और चाहिए, उनको मदद उनको दिया जाए, ऐसा कुछ बजट में क्यों नहीं दिखा है हमें? देखिए दूसरी सरकारों में बोला जाता था, किया नहीं जाता था, लेकिन मोदी जी की सरकार में बोला कम और काम ज़्यादा होता। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर एक दूसरी सरकार रहती है तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके आर्मी को भेज दिया जाता है, लेकिन मोदी जी की सरकार ऑपरेशन सिंदूर दे करके सबसे हेड किसे रखा था? महिलाओं को, क्योंकि उनके सिंदूर के बारे में सबसे पहले अगर कोई चिंतित था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बजट नहीं आता है, युवाओं के लिए बजट नहीं आता है? तो हमारे काम किया गया महिलाओं, हमारे देश, आप फिर आपको देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए काम नहीं हुआ रहता ना, तो हम हैट्रिक नहीं मारते। बीच में हमारा विकेट गिर गया रहता। हैट्रिक मारे हैं और फिर 29 में भी मारेंगे, 34 में भी मारेंगे। और जब 2040 की तैयारी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नितिन नवीन जी 45 साल उम्र है उनका। हमारे भारत के इतिहास में, भाजपा के इतिहास में 1980 में पार्टी बनने के बाद सबसे युवा अध्यक्ष हमें मिला है। तो ये मोदी जी ने दर्शा दिया है कि अब जो हमारा देश है वो युवाओं के हाथ में जाने वाला है। 2040 की तैयारी कर रहे हैं। आम जनता होने के नाते आप इस बजट जो पेश किया गया है उससे खुश हैं या नहीं है, ये बताइए। एकदम बिल्कुल खुश हैं। हमने कहा ना कि 2014 के बाद जो भी बजट आया है उसे आम पब्लिक रास्ते में टीवी लगा करके लाइव देखा है। आज भी ये वैसा ही हुआ है कि बंगाल से लेकर के पूरे भारत में हर एक रास्ते में, गली में, मोहल्ले में लोग लाइव देखे हैं बजट का। तो अब हर लोग, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा, लेकिन जो बजट आया है हमारे देश के भविष्य के लिए बजट है। सर क्या बजट सिर्फ लाइव प्रसारण से जनता खुश हो जाएगी बजट के? हमें लाइव क्यों देखते हैं? क्रिकेट से हम प्यार करते हैं, या अगर कोई मूवी देखने जाते हैं तो क्यों देखने जाते हैं? हमें उससे प्यार रहता है, लगाव रहता है। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी और बजट से लगाव है, इसलिए रास्ते में टीवी लगा करके देख रही है। सर इस पे अपोजिशन टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है, उस पे क्या कहेंगे कि बजट पेश होते ही जो है वो मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट? देखिए 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, अपोजिशन सिर्फ आरोप लगाए हैं, अपोजिशन सिर्फ क्वेश्चन खड़ा किए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं ना।
जब चुनाव आता है तो अपोजिशन नारा देते हैं और नारा देकर ही जब चुनाव हार जाते हैं तो मैदान छोड़ कर के भाग जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए आए, उन्हें विकास नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें विकास चाहिए रहता, विकास उन्हें लाना रहता तो उनकी सरकार में भी विकास हुआ रहता। लेकिन अपोजिशन विकास न की थी और न नरेंद्र मोदी जी को करने दे रही। देश की जनता विकास चुनी है तभी मोदी जी को चुनी है। सर आप बंगाल से हैं तो क्या लग रहा है अभी बजट पास होने के बाद उसका असर कुछ बंगाल चुनाव में देखने को आएगा? देखिए, बंगाल चुनाव में बजट का असर आएगा और बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाएगी नहीं, विसर्जन करेगी। जैसे माँ काली का विसर्जन होता है ना, माँ दुर्गा का विसर्जन होता है ना, तो 2026 में ममता बनर्जी का विसर्जन होगा। उन्हें हराया नहीं जाएगा, उनको सीधा विसर्जित किया जाएगा। वो तो हमेशा कहती हैं खेला होबे खेला होबे खेला होबे, तो क्या पता भाजपा तो खेल के जीत नहीं पा रही है, क्या पता इस बार भी दीदी खेल जाएं? देखिए, खेला दीदी शुरू की थी और अब खेला का अंत हम लोग करेंगे। दीदी का भी विकेट गिरना शुरू हुआ। खेला हमने शुरू किया तो वो पहुंच गई कहाँ? अभिषेक बनर्जी को बचाने। ईडी सीबीआई का रेड पड़ता है प्राइवेट कंपनी में और दीदी अपना खेला बचाने के लिए गाड़ी लेके पहुंच जाती। तो खेला शुरू करी हैं दीदी और खेला का अंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अभी आपने ईडी पे सवाल किया है, जवाब दिया है, तो एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी सर। आनंदपुर में वाव मोमो के जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गया है, तो उसमें काफ़ी कम उम्र के बच्चे जो हैं जिनका देहांत हो गया है। अभी तक नंबर जो है वो प्रॉपर रिवील नहीं किया गया है, संख्या बढ़ती ही जा रही है उनकी। तो वहाँ पे अभी तक मुख्यमंत्री का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है, लेकिन जब ईडी पहुँचने वाली थी आईपैक के ऑफिस तो दीदी वहाँ पे पहले पहुँच गई, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर एक किसी समुदाय के लोग जो एक मुख्यमंत्री 2011 के बाद से जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। अगर उस जगह मुस्लिम बहुमूल्य होते, अगर मुस्लिम ज़्यादा होते तो मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचती, लेकिन वहाँ मैं देखा जहाँ तक कि 80% वहाँ हिंदुओं के ऊपर में आग लगा, हिंदू आघात हुए, कुछ लोग मृत्यु हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंची वहाँ पर। लेकिन ईडी का छापा हो उनके आईपैक के ऑफिस में, राजीव कुमार के घर में, जैसे राजीव कुमार एक पुलिस ऑफिसर, दीदी को पुलिस प्रशासन से इतना प्यार है लेकिन बंगाल की जनता से प्यार नहीं है। उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ता है तो दीदी सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। आईपैक के यहाँ रेड पड़ता है तो दीदी पहुँचती है। लेकिन मदन मित्रा, पार्थो चटर्जी और भी उनके कई सारे मंत्री हैं, सुदीप बंदोपाध्याय, इन सब के घर में जब ईडी का रेड पड़ता है ईडी का, तो दीदी कहाँ रहती हैं? दीदी वहाँ सिर्फ गई थी अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें मनी लैंडिंग, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, तिरपाल घोटाला, चावल घोटाला, इतने घोटाले हैं कि अभी शाम से सुबह तक हो जाएगा, घोटाला का नाम खत्म नहीं होगा। तो अभिषेक बनर्जी को बचाने गई थी वो, इस वजह से आईपैक के यहाँ पहुँची। आनंदपुर को छोड़िए, जब कार्निवल हो रहा था दुर्गा पूजा का, नॉर्थ बंगाल में कितनी बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ का चर्चा भी नहीं करती। वो कहती कि हम पहले अपना ये कार्यक्रम देखेंगे तब वहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि नॉर्थ बंगाल भाजपा के साथ है, नॉर्थ बंगाल बंगाल के विकास के साथ है, देश के विकास के साथ है, इसलिए नॉर्थ बंगाल में उन्हें जाना उचित नहीं समझी। पहले कार्निवल में जो लोग उनके अभिनेता थे, जो लोग डांस कर रहे थे, और वो खुद डांस कर रही थी, एक जगह एक आपदा आई है और उस राज्य की मुख्यमंत्री कहीं डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये बंगाल की जनता 2026 में जवाब देगी उनको। जब से एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी सर, जब से मैं बंगाल में फील्ड पे उतरी हूँ तब से देख रही हूँ कि जो बंगाल की जनता है वो, जो एक तो काफ़ी लोग कतरा रहे हैं बोलने से, और जो बोल रहे हैं वो यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आनंदपुर में जो है वो हिंदुओं की जो है उनके साथ गलत हुआ है तो दीदी इस वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान क्यों किया गया है, मैं ये जानना चाहूँगी। शुभेंदु अधिकारी जी भी 3 दिन बाद पहुंचे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से लेकर के अभी तक भाजपाइयों को लोग मुस्लिम विरोधी कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी रहती तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। भाजपा अगर मुस्लिम विरोधी रहती तो जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं दी जाती हैं उसमें लिखा रहता कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी घर निवास हो या जल गल हो, सबसे पहले मुस्लिम समाज आगे बढ़ कर के लाइन लगा कर के लेते हैं। अब देखिए, लेकिन इन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत से मुख्यमंत्री इन्हें हिंदू विरोधी बना करके रखी हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, भाजपा सिर्फ हिंदुओं के साथ रहती है, मुसलमानों का विरोध करती है। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बंगाल की जनता जाग चुकी है और 2011 से जब से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनी हैं तब से वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। वो कहती हैं कि दूध देने वाले गाय का लात भी खाना हमें बर्दाश्त है। मतलब अगर मुसलमान हमें मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अगर पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो हमारा वोट बैंक है, हमको उनका लात खाना, क्योंकि उनका हम दूध पीते हैं। तो दूध आप पीजिएगा तो लात आप खाइएगा। बंगाल की जनता लात नहीं खाएगी, बंगाल की जनता लात मार करके हटाएगी। तो आज तो बजट पास हो गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है बजट जो पास हुआ है वो जनता के हित में हुआ है? इस पे आपकी क्या राय है, आप ये बताएं। देखिए, आज के बजट में भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गाँव का देश है। यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग धंधा जो है वो गाँवों से चलता है, खादी का। और गांव में जो घरेलू उद्योग है उस पर आज सबसे बड़ी, अभी तक के जितने सरकारों में सबसे बड़ी ये सरकार ने उस पर आज जोड़ दिया। तो जब गांव मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा, तब ये देश भी मजबूत होगा। आज ये देश को विश्व गुरु मोदी जी को बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए घरेलू उद्योगों के ऊपर में आज इस बजट में जोड़ दिया गया और विशेष रूप से खादी और हैंडलूम पर उद्योगों में जोड़ दिया गया। कई राज्यों में फास्ट हाई स्पीड ट्रेनें मिली। हाई स्पीड ट्रेनों से कितने लोगों को सुविधा मिलेगी, इन सुविधाओं से देश को जोड़ा गया। सबसे बड़ा बात है कि मध्यम वर्ग के लोग जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां, उन बीमारियों के ऊपर में 17 दवाओं पर विशेष रूप से छूट मिला। ये आज के बजट में, ये बजट अमीरों के लिए नहीं था, ये बजट वास्तव में गरीबों के लिए बजट था, आम लोगों के लिए बजट था। इस बजट से आम लोगों की जनजीवन की सुविधाएं दिन पर दिन और भी मजबूत होगी, आम लोगों की जीवनचर्या और भी मजबूत होगी, उसके ये बजट थी। सर, लगातार जो है देखा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बात करते हैं विकसित भारत की, तो आपको क्या लग रहा है इससे भारत विकसित हो पाएगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि भारत गाँवों का देश है। भारत के जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। कुछ परसेंटेज लोग शहरों में वास करते हैं, सिर्फ शहर की मजबूती को देखकर देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। जब तक गांव के हर व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, हर हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत मजबूत नहीं हो सकता। और इस बजट को गांव के लोगों को ही मजबूती प्रदान करने के लिए इस बजट में जोड़ दिया गया है। बजट पास हुआ है, हम अभी बंगाल में आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बजट का जो असर है वो बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बजट का असर तो कुछ बंगाल चुनाव में मिलेगा ही, लेकिन बंगाल चुनाव का भी सीनियरी जो है ना दूसरे तरफ हो गया है। पूरे भारतवर्ष में देखिए, एक बंगाल ही ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में यहाँ के सत्ता का चेंज होता है सरकार के हार के साथ। हर प्रदेशों में सत्ता का चेंज होता है जीत के साथ। विपक्षी पार्टियों के इतने जो है ना ये रहते हैं कि उनको जीत के लिए जो है ना चेंज होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के लोग तंग आकर ऊब जाते हैं सरकार से, तब इस प्रदेश के सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और ऐसे उखाड़ फेंकते हैं कि दोबारा वो सरकार सत्ता में नहीं आता है। कांग्रेस के शासनकाल को देख लीजिए, 34 बरस के सीपीएम के शासनकाल को देख लीजिए। जब लोगों के बेडरूम तक सीपीएम घुस गई तो लोग एकदम इस प्रकार से हताहत हो गए कि इसको फेंकना है। ममता दीदी का उस समय जो है ना टीएमसी का कोई वजूद नहीं था पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता दीदी को उस समय में लोगों ने चुना, भाजपा का उसमें विशेष रूप से सहयोग था। लेकिन ममता दीदी के आने के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों का जिस प्रकार से जीवन और भी दुर्बल हो गया, यहाँ के माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ के रोजगार धंधे सुरक्षित नहीं है, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के उद्योग नहीं है। एक समय ऐसा था कि पश्चिम बंगाल की ये कोलकाता शहर जहाँ पर आप हैं, हर स्टेट के लोग यहाँ मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि पश्चिम बंगाल उर्वरक धरती था, यहाँ रोजगार धंधे थे। यूपी से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात तक, हर जगह, बिहार से लेकर सभी प्रदेशों के युवा जब रोजगार के तलाश में होते थे तो यहाँ आते थे, नौकरी के तलाश में होते थे तो यहाँ आते थे। आज पश्चिम बंगाल ऐसा हो गया है कि यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। जैसे हम जो है पश्चिम बंगाल में अभी घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हमें यही देखने को आया है कि लोग जो है वो बात करने से हमसे डर रहे हैं, वो खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बंगाल चुनाव और बाकी जगहों का अगर चुनाव देखा जाए तो बंगाल का चुनाव काफ़ी क्रूशियल हो जाता है इन सभी मुद्दों को लेकर। जब चुनाव की बात आती है तो मार पीट, दंगा लड़ाई सब देखने को मिलता है। तो क्या ऐसे में बंगाल में बदलाव होना संभव है?
देखिए, आपने तो एकदम बिल्कुल सत्य कहा। ये सरकार ममता बनर्जी जिस दिन सत्ता में आई, उसी दिन भवानीपुर थाना में जाकर गुंडों को छुड़ाई। पुलिस के मुंह पर उसी दिन उन्होंने तमाचा मार दिया। उस दिन से पुलिस डर गई और गुंडे छूटक सांड की तरह घूमने लगे। यहाँ पर लोग बोलने से इसलिए डरते हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज वो बोले, वो न्यूज़ प्लेस हुआ और उनके घर पे 10 गुंडे जाकर तोड़ फोड़ करेंगे, उनके परिवार को मारेंगे। तो आम जनता त्रासदी में जी रही है। इस प्रकार से त्रासदी में यहाँ के लोग जी रहे हैं, उनकी जीवन यापन है कि वो बोलना भूल गए हैं। और ये चीज़ जब उनको वोट देने का मौका मिलेगा तो ये वोट पर उनका असर पड़ेगा। आप कहेंगे कि इसके पहले जितने लोग मरे हुए थे, जितने लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, उनके वोट था 2 बजे के बाद जो है ना टीएमसी के गुंडा जो है बूथ में घुस जाते थे और घुस कर उसको जो है ना छापा करते थे। ममता बनर्जी पब्लिक के वोट से नहीं है मुख्यमंत्री, वो अपने गुंडों के दम पर और वो छपाई के बल पर जो है ना उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन आज तो वो हट गया। आज तो SIR के माध्यम से जितने मृत वोटर हैं, जितने ट्रांसफ़र वोटर हैं, जितने अवैध वोटर हैं, वो सारे हट गए यहाँ से। बांग्लादेशियों के अत्याचार से, इस कलकत्ता के कुछ आप बाहर चले जाइए क्षेत्रों में देखिए, ऐसे बांग्लादेशियों के अत्याचार से यहाँ की जनता त्राह त्राह कर रही थी कि कभी दिन रात कब भी उनके साथ में दुर्घटनाएं घटाते थे, उनके घरों में चोरियाँ होती थी। कोई सरकार का नियंत्रण नहीं था उन पर, क्योंकि वो वोट बैंक थे। ममता दीदी इसी ने कहा था कि दुधार गाय का लात सहना पड़ेगा। तो उन्होंने बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से बसाने का काम किया, ये भारत के लिए इतना बड़ा संकट है कि अगर ये नहीं होता और मोदी जी के नेतृत्व में इस पर नहीं रोक लाया जाता तो आने वाले हो सकता है कि 20 साल के अंदर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होता।